हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं। मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एलवन क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे, हमारी एलटी क्लासेस के रिगार्डिंग केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे आपको पेपर सॉल्व कराए जाते हैं हमारे सीवी सर द्वारा। और उम्मीद करता हूं आपके जो लेक्चर्स होंगे वो आपको पसंद भी आ रहे होंगे और आप उसको ज्वाइन भी कर रहे होंगे सहज तरीके से। खैर, जो मेरा सब्जेक्ट है वो इतिहास है मेरे लिए, और मैं इतिहास के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको आपको क्लियर कराऊंगा, उनके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आप इसका इसका आनंद लेंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप इसको पूरी अच्छी तरीके से ज्वाइन करेंगे, और पूरे क्लास को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करने का प्रयास करेंगे। तो जो मेरा जैसे कि पता है कि मेरा जो टॉपिक है वो एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। मिडुअल, हम पहले एशियंट हिस्ट्री क्लियर करेंगे, फिर मिडुअल पे जाएंगे। जैसे जैसे कि आप जानते हैं, मिडुअल हिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो जैसे कि सल्तनत काल का हम बात करते हैं, फिर हम मुगल डायनेस्टी पे आएंगे, और फिर लास्ट में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे। तो हम जो स्टार्टिंग है हमारी वो एंशियंट हिस्ट्री से करेंगे। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये क्लासेस होंगी ये सभी एग्ज़ाम के लिए उतनी ही ये बहुत सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंस भी रखती हैं। तो ये सिर्फ एलटी की, अगर आप सिर्फ एलटी के लिए पढ़ रहे हैं तो भी बहुत बेहतर है, अगर आप पीसीएस के लिए भी इसको देख रहे हैं तो भी बहुत बेहतर है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि मैं जो जिस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम एलवन क्लासेस है। और आप लोग अधिक से अधिक इसको ज्वाइन कीजिए, और हमारे एसएससी क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। कोशिश करूँगा क्वेश्चन अधिक से अधिक रखने की, ताकि अगर अधिक क्वेश्चन होंगे हम इसको दो पार्ट में इसको क्लियर करेंगे। और चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर होते हैं तो बेहतर होता है कि दो पार्ट में क्लियर कर दिया जाए। ज़्यादा लंबा समय देना थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। दोस्तों, चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो कि हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और जबकि जो बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, ना केवल भारतीय महाद्वीप के, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन में इसकी गिनती होती है। अब जब हम बात करते हैं ओल्ड सिविलाइजेशन की, तो हमको लगता है कि इसके बारे में एक समरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसने दी थी, या फिर उस समय के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको किस प्रकार से इसके बारे में पता चला था। जब हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई थी। कारण क्या था उसमें, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे का बहुत तेज़ी से विस्तार कर रही थी। तो इसी दौरान लाहौर से मुल्तान या फिर कराची के दौरान एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उसी दौरान इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसकी जानकारी चार्ल्स मेसन को हुई थी, और उन्होंने इसकी जानकारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी थी। लेकिन हालांकि ये बहुत अधिक उस समय उनके लिए ये कह सकते हैं कि महत्व नहीं रखते थे, इसलिए इसको उन्होंने बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद जब एएसआई का गठन किया गया, और उसके बाद इसमें जो भारतीय पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, तो उसकी जानकारी सन्य सन्य करके धीरे धीरे करके हम तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा जब हम 1912 की बात करते हैं, 1912 की बात करते हैं, तो जेएम फ्लिक नाम के एक अंग्रेज थे। उन्होंने इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक लेख प्रकाशित किया था, जहां पे इन्होंने इसके कुछ एविडेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए थे। उसके बाद ही ये सभ्यता अपने कुछ जो लाइमलाइट में लोगों तक पहुंच पाई है। ठीक है, और इसके जो समकालीन सभ्यताएं, जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, इसके समकालीन सभ्यताएं थी, जिनका विस्तार हम लोग देखते हैं। और उसके समकक्ष ये सभ्यता बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी, जितने बड़े एरिया में अन्य उसके समकक्ष सभ्यताएं नहीं थी, और ये पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यताएं थी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार इसको क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। तो हम लोग चलिए, तो समरी टाइप की हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं।
दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मापांक किस गुणांक भार के थे। मापांक मतलब मेजरमेंट। उस समय जो मेजरमेंट यूज होते थे उस समय टेक्नोलॉजिकल बेस पे भी सिंधु घाटी सभ्यता बहुत एडवांस थी दोस्तों, तो इस पर ये ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मापांक किस गुणांक भार के थे। तो इसका ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12 और सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 18। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि जो लोग इसको अगर प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो कुछ बच्चे जो लाइव हैं वो अगर इसका आंसर देना चाहें दे सकते हैं। खैर चलिए, खैर दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, 16 ऑप्शन। तो ऑप्शन सी होगा। ये 16 के गुणांक में है। 16 के गुणांक का मतलब है मीन्स जैसे कि अगर आप देखेंगे जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16 और 32 और 64, इस तरीके से ये लोग 16 के गुणांक में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए सारे एग्जाम का मिला के ये सब इंक्लूड किए गए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे, यानी कि सर्वाधिक जितना उसको एक्सपोर्ट करते थे। और चूंकि जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न सभ्यताओं से इनका संबंध रहा था, उनका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे रहते हैं मेसोपोटामियन सभ्यता से और मिस्र की सभ्यता से, तो ये लोग बहुत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी चीज़ों को किया करते थे। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपको बेटर जो आपके पास जो उसके आंसर हो सकते हैं, वो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि धातु एवं बहुमूल्य रत्न, सेकंड ऑप्शन हो गया खाद्यान्न, थर्ड ऑप्शन हो गया गेहूं और फोर्थ ऑप्शन हो गया डी। चूंकि सबका प्रोडक्शन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, तो दोस्तों इसका आंसर जहां तक है आप सभी को हो सकता है जानकारी हो इसके बारे में। बताइए अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो। चलिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग इसका ऑप्शन ए मान लेते हैं क्योंकि धातु एवं बहुमूल्य रत्न उस समय बहुत अधिक तादाद में इधर से उधर इंपोर्ट कर किए जाते थे। जैसे कि सोने का जो इंपोर्ट किया जाता है खेतड़ी, यानी कि जो उस समय राजस्थान की खेतड़ी है वहाँ से सोने का, उस समय तांबे का, सॉरी उसमें तांबे का वहाँ से आयात किया जाता था। और अफगानिस्तान वगैरह से लाजवान मरी वगैरह का आयात किया जाता था। ठीक दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में दोस्तों काफी स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत विस्तृत सभ्यता थी, बहुत बड़े एरिया में फैली हुई सभ्यता थी। तो उसमें से हरियाणा में से कौन से स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं जो हरियाणा में है। तो पहला ऑप्शन है बनवाली, सेकंड है कालीबंगा और तीसरा है राखीगढ़, चौथा है रोपड़। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं ए, बी और सी। 1 और 2, ए में 1 और 2 है, बी में 2 और 3 है और सी में 1 और 3 है, डी में 3 और 4 है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें आपको उचित लगता है जो इस सवाल का सही है। सवाल का जो जवाब मिलता है बिल्कुल सही रूप में मिले हमें। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन होता है वो उसके 1 और 3 ऑप्शन निकलते हैं। 1 और 3 ऑप्शन निकल के आते हैं, बनवाली और राखीगढ़ी। जैसे बनवाली राजस्थान में फतेहाबाद इसका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पड़ता है, और राखीगढ़ी जिंद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है फर्स्ट और थर्ड। और कालीबंगा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में रोपड़ पंजाब में है। ठीक, ये हरियाणा है और ये हरियाणा है। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, 1 और 3, बनवाली और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, अब इसके चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है लोथल। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। मीन्स मतलब लोथल का जो गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड, जिसको हम लोग आज की तारीख में डॉकयार्ड बोलते हैं और पत्तन भी बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। तो लोथल का जो गोदीवाड़ा था अच्छी तरीके से किस नदी स्थल से जुड़ा हुआ था।
पहला इसका ऑप्शन आता है भीमा नदी से, सेकंड ऑप्शन आता है भोगवा नदी से, और थर्ड ऑप्शन आता है नर्मदा नदी से, चौथा ऑप्शन आता है ताप्ती नदी से। बताइए दोस्तों इसका आंसर। लोथल का गोदी बड़ा अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत अधिक वो नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी जानकारी होगी तो आपको पता होगा। तो पता होगा इसका सेकंड ऑप्शन है भोगवा नदी से। दोस्तों जो लोथल है, लोथल है ना, जो लोथल के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं तो इसका जो उत्खनन हुआ था, उत्खनन जिन्होंने किया था वो थे रंगनाथ राव। रंगनाथ ने इसका उत्खनन किया था। जो सेकंड इसका जो जानकारी मिलती है, और कहाँ स्थित है गोदीवाड़ा इसका, गोदीवाड़ा ये तुम्हारा भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी किनारे, नदी के किनारे। दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसका जो किनारा है वो समुद्र स्थल से मिलता हुआ है, तो वहीं से इसकी पास होता है। और दोस्तों ये पूर्वी स्थल है, मतलब पूर्वी स्थल में से इसका जो गोदीवाड़ा है लोथल के पूर्व में स्थित है। ठीक है। और इसका जो, अगर हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं, इसके बारे में यहाँ से क्या क्या हमको उपलब्ध हुआ है लोथल से। लोथल से जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हुई हैं, ताकि आपको ताकि इससे जुड़े हुए अगर और क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता हों। जैसे यहाँ से हमको अन्नागार भी मिलता है। ठीक है, गोदीवाड़ा तो आपको पता ही है, गोदीवाड़ा, युगल समाधान, युगल समाधान। ठीक है। हाथी दांत का बना पैमाना, बना पैमाना, और एक कंपास जैसा यंत्र भी मिला है, कंपास जैसा यंत्र भी मिला है। इसके अलावा दो चक्की के पार्ट मिले हैं। चक्की के पार्ट, और यहाँ से खेती के अवशेष भी मिले हैं। तो दोस्तों ये बहुत अधिक ये मतलब बेसिक है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पुटअप किया जाता है। अन्नागार पूछ लेता है, गोदीवाड़ा, युगल समाधान, हाथीदांत से बना हुआ पैमाना। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको पता होने चाहिए, इसके जो कुछ पॉइंट हैं वो आपको पता होने चाहिए, घूम फिर के यही पूछते रहते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के जो स्पष्ट रूप से घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े पालने के बारे में जानकारी थी भी या नहीं थी, वो उसके पालतू पशु के रूप में थे भी या नहीं, लेकिन इसके अवशेष जरूर प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर कह सकते हैं इसके कुछ अवशेष हमको मिले हैं। और जैसे कि इसके ऑप्शन कुछ दिए गए हैं, जैसे कि क्लोथल दिया हुआ है, दूसरा बी नंबर पे सुपुर्दा दिया हुआ है, तीसरा हड़प्पा, चौथा आलमगीरपुर है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग इस ये स्थान है। तो दोस्तों इसके बारे में बताइए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन होगा सुरकोटदा, जो पड़ता है गुजरात में। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इन लोगों को एक पालतू पशु के रूप में घोड़े का जानकारी थी भी या नहीं। इसके अलावा सुरकोटदा से, जैसे कि अगर हम सुरकोटदा से, इसके अलावा जैसे कि यहाँ से प्राप्त एक जो से कह सकते हैं इलीट परिवार का एक ऐसा घर मिला जहाँ से वॉश बेसिन जैसी कुछ चीज़ें मिली हैं, ताकि जिससे वहाँ पे पता किया जा सकता है कि यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे जैसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ये भी एक
कलश समाधान। ठीक है, कलश समाधान मीन्स मतलब कलश में सबको वो किया गया है। घोड़े की हड्डियां तो मिली हैं जैसे ये इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा कलश समाधान के अलावा यहाँ पे हमको मिलता है एक एंटी मनी की छड़ मिली है। एंटी मनी छड़ मिली है। ठीक। और इसका पता जगपति जोशी ने, जैसे कि इसका पता 1964 में जगपति जोशी नाम के एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी रूप में कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए और बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं तो बेहतर आपको इसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, ताकि आप अपने स्कोर को सिक्योर कर पाएँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त किया गया? दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है मोहनजोदाड़ो, दूसरा ऑप्शन आता है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन आता है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन आता है राखीगढ़ी। और क्वेश्चन फिर से दोहरा देता हूँ, पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, बी ऑप्शन है धौलावीरा, थर्ड ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन है राखीगढ़ी। आई होप आप लोगों को ये भी इसका भी आंसर पता होगा, संभवतः शायद आपको इसके बारे में जानकारी हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कुछ लोग इसके बारे में बता पाएंगे तो बेहतर होगा। खैर चलिए हम लोग इसका आंसर सर थोड़ा सा देखते हैं। इसका दोस्तों इसका ऑप्शन होगा थर्ड, मेहरगढ़। मेहरगढ़ दोस्तों ये हमारे पाकिस्तान में पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो फर्स्ट जो साइट मिली थी वो पाकिस्तान में ही मिली थी। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे बहुत बड़ी बड़ी साइटें हैं पाकिस्तान में। उसके बाद भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई बहुत साइटें हैं, जैसे कि धौलावीरा, राखीगढ़ी, बहुत साइटें मिली। और सबसे अधिक जो साइटें मिली हैं, हमारे ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जो सबसे अधिक साइटें हमको उपलब्ध हुई हैं वो गुजरात क्षेत्र में मिली हुई हैं। इस चीज़ को नोट आउट अगर करेंगे आप लोग, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो साइट्स मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई, तो गुजरात स्टेट पे मिली हुई हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाता है किस नदी के किनारे मिले हैं, तो घग्गर हाकरा नदी, और प्राचीन काल में उसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, और अभी नवीनतम रूप से जो आधुनिक काल है उसको घग्गर हाकरा के नाम से जाना जाता है। मीन्स मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्षेत्र थे उसका सबसे अधिक संकेंद्रण आपको सेंट्रलाइजेशन जो मिलता है वो आपको घग्गर हाकरा नदी के किनारे या फिर सरस्वती नदी के नदी क्षेत्र में आपको मिलता है। दोस्तों इसका ऑप्शन मेहरगढ़ में सबसे पहले पालतू भैंसे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, और यहाँ से ही और कृषि के एग्रीकल्चर के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिले। हालांकि अब ये क्वेश्चन का प्रारूप इसलिए बदल गया है क्योंकि सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देवा नामक स्थान से हमको कृषि के एग्रीकल्चर के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बार बार यही पूछ लेता है, अगर मेहरगढ़ और लहुरा देवा दोनों साथ होता है तो आप लहुरा देवा को ही चुनिएगा प्लीज़। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। और चलिए सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता रहता है। 7वां नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है फिर से। ठीक, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, थर्ड ऑप्शन है लोथल, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक, बताएं क्या हो सकता है इसका? कोई भी जो उसके बारे में जानता हो, जिसको इन्फॉर्मेशन हो। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं इस पर। चलिए इसका ऑप्शन होगा कालीबंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं, कालीबंगा है क्या। ठीक है, कालीबंगा का सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए। इसका जो अर्थ निकलता है,
इसका जो अर्थ निकल के आता है वो है काली चूड़ियाँ। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ जो निकल के आता है वो है काली चूड़ियाँ, ठीक। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में और कहीं कहीं पे गंगानगर जिला भी आ जाता है, ठीक। इस पर ध्यान रखिएगा। और इसका जो उत्खनन किया गया था, हालांकि ये कालीबंगा आगे ऑप्शन में आएगा, उसके बारे में बताऊंगा। काली चूड़ियाँ, और इसका जो उत्खनन किया था वो बीबी बीबी लाल और बीके थापर ने किया था उत्खनन। बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। और इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। इस चीज़ को पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और कालीबंगा से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, और इसके बारे में बहुत, मतलब कुछ एक चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे तो बेहतर होगा। स्पेस तो है नहीं यार यहाँ पे। तो यहाँ से मिला क्या क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कालीबंगा मैंने बता दिया इसका अर्थ क्या होता है। जब से यहाँ पे मिला क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जो मिला है अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और अन्नागार मिला है यहाँ से। उसके अलावा अन्नागार मिला है, हवन कुंड मिले हैं, जैसे कि ऊपर दिया गया 7 अग्नि कुंड मिले हैं, ठीक है। हवन कुंड मिले हैं, और काठ की नाली मिली है। काठ की नाली एक मात्र अवशेष है जो यहाँ से मिला है। काठ की नाली मतलब हम लोग देखते हैं इसकी 6। एक तंदूर मिला है। बहुत सारे अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे तंदूर की भी प्राप्ति हुई है, और एक और है शायद शैल क्रिया का उदाहरण भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। 8वें नंबर पे आते हैं, शैल क्रिया का उदाहरण मिलता है 8वें नंबर पे। यहाँ पे मिश्रित खेती कह सकते हैं, मिश्रित खेती या फिर खेती के अवशेष, एग्रीकल्चर के अवशेष मिले हैं, खेती के खेती के अवशेष। यहाँ पे सिंगल खेती और मिश्रित खेती दोनों के अवशेष मिले हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक। और इसके अलावा पक्की मिट्टी का एक पैमाना मिला है, पक्की मिट्टी, मिट्टी का। हालांकि जो लोग एलटी और टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे वो ज़्यादातर मोस्टली इस तरीके के, हालांकि यार दोस्तों राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है आपको बहुत अधिक थोड़ी सी उसमें दिमाग लगाना पड़ जाए, और क्या करें, अब ऐसी है, इसका कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं कालीबंगा से जुड़े हुए, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है 8वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो हमको यहाँ पे उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है आभूषणों से, सेकंड ऑप्शन है मोतियों से, थर्ड ऑप्शन है मोहरों से, फोर्थ ऑप्शन है खिलौनों से, ठीक। और चौथा ऑप्शन है खिलौने से। चलिए इसके बारे में बताइए, कोई जानकारी रखता हो, किसी को बारे में, इसके बारे में पता हो इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हम लोग लगाते हैं सी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि यूज हुई है वो चित्रात्मक लिपि के नाम से जानी जाती है।
और उसका जो उकेरी गई है वो लिपि, वो सबसे अधिक हमें मोहरों पे प्राप्त होती है। किस प्रकार की लिपि थी? चित्रात्मक। चित्रात्मक। चित्रात्मक लिपि मानी जाती है ये। ठीक। सेकंड है, इसमें लगभग 22 वर्ण और 52 के आसपास चित्र मिलते हैं, मतलब जो मुद्राएं हैं वो उकेरी गई हैं। और जो सबसे प्रचलित है, जो सबसे प्रचलित चित्र है वो यू आकार का है। यू आकार का। ठीक। और एक और है इसमें, मोस्टली ये दाईं ओर से, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, क्वेश्चन में दिखाया था मैंने किस प्रकार की लिपि है। चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। 22 चित्र अभी तक ये पहचान की गई है। कहीं कहीं ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबली यही माना जाते हैं। 22 वर्ण है, 52 चित्र लगभग माने जाते हैं। यू आकार का सबसे प्रचलित चित्र है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन जैसे कि आंसर पिछले क्वेश्चन में ही है, इसकी जो जाहिर सी बातें पता होगा आपको, अभी करेंटली मैंने बताया। पहला ऑप्शन है वर्णात्मक, सेकंड ऑप्शन है चित्रात्मक, थर्ड ऑप्शन है ध्वनिबोधक, चौथा ऑप्शन है शब्दांश। तो इसका निसंदेह ऑप्शन यही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संदर्भ स्थल जहाँ से झुकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी। झुकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी, वो स्थल कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसके बारे में। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। झुकर झांकर संस्कृति किस क्षेत्र से मिली है? पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, सेकंड ऑप्शन है चंदोड़ो, थर्ड ऑप्शन है लोथल, फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक, चलिए बताइए। चलिए नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सिंध चहुंदड़ो से। इसका ऑप्शन है चहुंदड़ो। ठीक है। और इसके बारे में दोस्तों, जैसे कि इसकी जो कह सकते हैं कि इससे जो मिला क्या क्या है, ये एकमात्र स्थल है जहाँ पे किसी प्रकार के दुर्ग का नहीं मिला है, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है। और चहुंदड़ो, और इसके बारे में जो यहाँ से जो मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने, ठीक। सेकंड की बात कर लेते हैं, मनके बनाने के कारखाने, वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, और गढ़ी के अवशेष यहाँ से नहीं मिलते हैं। गढ़ी के में समझ रहे होंगे आप लोग, जहाँ गढ़ी के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है। ये एक दोस्तों, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था। जैसा कि आजकल के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं कि अगर यूपी की बात करेंगे, यूपी में अगर प्रयागराज की बात करेंगे, नैनी क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया है। तो उसी तरीके से चंदोड़ो भी उस समय का एक इंडस्ट्रियल एरिया था। जिस प्रकार से लोथल एक कह सकते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थल या फिर स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? अभिप्रेत मीन्स मतलब इसको सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामियन सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों। पहला है महार्स, सेकंड है दिलमुन, और थर्ड है मेलुहा, चौथा है
मकान। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है अ, ठीक। और चलिए बताइए, ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है? चलिए, इसका दोस्तों ऑप्शन होगा सेकंड थ्री, मेलुआ। जो हमारी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जैसा कि मनाया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, अन्य सभ्यताओं से इसका जो व्यापार था काफ़ी बड़े पैमाने पे होता था। उसमें मेसोपोटामियन सभ्यता बहुत मायने रखती है और मिस्र की सभ्यता भी। तो वहाँ पे जो वहाँ से जो मोहरें मिली हैं, उसको वहाँ से जो कुछ मोहरें मिली हैं उस पर मेलुहा नाम का शब्द लिखा है, या फिर कुछ लेख मिले जिस पर मेलुहा लिखा हुआ है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है इसका जो अभिप्रेत है, इसका जो कह सकते हैं कि मेल है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मेलुहा शब्द का मतलब क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता से। ठीक। दिलमुन भी दोस्तों एक तरीके से, दिलमुन और मकान तट भी बहुत इंपॉर्टेंट उस समय एक रोल प्ले करते थे, जिसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था ये दिलमुन, जिसको हम लोग बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं। क्या? बहरीन द्वीप। और ये बहरीन द्वीप क्या करता था? ये एक बिचौलिए की भूमिका निभाता था कि यहाँ पे चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से चीज़ें यहाँ पे जाती थी, यहाँ से वो मेसोपोटामियन सभ्यता तक पहुँचती थी। ये बिचौलिए की भूमिका निभाता था। किसका? बिचौलिए की भूमिका। और माकरान तट भी एक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ ही स्थल था। वो भी एक पोर्ट, यहाँ पे भी एक पोर्ट। ठीक दोस्तों, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन आप लोग जान लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं पड़ा हुआ है कि समय कि बेकार में ही मैं आपका समय बर्बाद करूं, या फिर बेकार में ही आप लोग समय टेस्ट करें इस चीज़ के ऊपर। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से अगर आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। खैर दोस्तों, हम लोग 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ है? क्या रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ? बिल्कुल अभी जस्ट कुछ स्लाइड को पहले मैंने जब कराया था तो वहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ से क्या क्या मिला है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है लोथल, सेकंड ऑप्शन मिलता है कालीबंगा, थर्ड ऑप्शन मिलता है धौलावीरा, और थर्ड ऑप्शन मिलता है सुरकोटदा। ठीक। और मैंने बताया दोस्तों, इसके बारे में तो मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाना है, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसके बारे में बताया है। लोथल है, धोलावीरा है, कालीबंगा है, सुरकोटदा है। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका ऑप्शन? चलिए हम लोग, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। लोथल के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक। पीछे कुछ स्लाइडों पीछे हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकान के अवशेष मिलते हैं? यानी कि श्रमिक आवास। मजदूरों की जब बात आ गई, वहाँ पे श्रमिक आवास हम लोग उनको कहते हैं। कहीं कहीं पे श्रमिक आवास भी लिखा होगा, कहीं कहीं मजदूरों के आवास भी लिखा होगा। इस चीज़ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि यार श्रमिक है यार, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है चहुंदाड़ो, थर्ड ऑप्शन है रंगपुर, और फोर्थ ऑप्शन है रोपड़। बताइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ तो जानकारी होगी आपको। आई होप, मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको इसके बारे में पता होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा पहला, हड़प्पा। और ये पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ पहला स्थल है जिसका उत्खनन किया गया था 1921 में। ठीक।
हड़प्पा का जो पहला उत्खनन किया गया था 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। और उस समय जो जॉन मार्शल, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। ठीक। और यहाँ से श्रमिक आवास के वो मिले हैं। इसके अलावा और इसके बारे में ये है कि कहाँ स्थित है। ठीक है, ये पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, यहाँ का नहीं, पाकिस्तान का पंजाब, पंजाब प्रांत के साहिवाल में, ठीक है, पाकिस्तान, पंजाब प्रांत के साहिवाल में रावी नदी है। पंजाब प्रांत, ठीक है, रावी नदी के बाएं किनारे पे। जो जो लिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो जो मेंशन कर रहा हूँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, नथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। रावी नदी के इसके बाएं किनारे पे, ठीक है। और यहाँ से कुछ एक पॉइंट और हम देख लेते हैं यहाँ से दोस्तों। अन्नागार मिलता है, अन्नागार दो पंक्तियों में मिलता है, छः छः की, दो पंक्तियों में। अन्नागार हमें मिलता है दो पंक्तियों में, ठीक। इसके अलावा समाधि, समाधि एच, आर समाधि एच भी है, R37 भी है, ठीक। इसके अलावा काठ की जो कॉफिन है, कॉफिन में समाधान मिला है। लकड़ी का ताबूत है, लकड़ी के लकड़ी के ताबूत में, ठीक। अन्नागार की दो पंक्तियों मिला है, और छः छः की दो पंक्तियाँ हैं, ठीक। 12 है टोटल। समाधियार आज 37 मिला है, लकड़ी के ताबूत में समाधान मिला है। और और श्रमिक आवास, तो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन ही वही बना हुआ है, तो श्रमिक आवास के अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें निम्न हड़प्पा स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। नीचे दिए गए प्रयोग के आधार पर कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है कालीबंगा, सेकंड है लोथल, थर्ड है सुरकोटदा, चौथा है मोहनजोदाड़ो, ठीक। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, कालीबंगा के बारे में भी मैंने बताया कि वहाँ पे खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा जो लोथल है, वहाँ से चावल के भी कुछ अवशेष मिले हैं। तो उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं इसका ऑप्शन कालीबंगा और लोथल दोनों होगा। मोहनजोदाड़ो, सुरकोटदा से इस तरीके के अवशेष हम लोग को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट और सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दायमाबाद निधि में सम्मिलित है। बताइए।
पहला ऑप्शन है कुत्ता और दो बैलों के रथ पे सवार खड़ा रथी। सेकंड है बैल, हाथी, गैंडा और दो घोड़ों पर रथ। थर्ड ऑप्शन है घोड़ा, कुत्ता, हाथी और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा हाथी। और चौथा है हाथी, गैंडा, भैंसा, हाथी, गैंडा, भैंसा और दो बैलों के रथ पे सवार खड़ा हुआ रथी। कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि बहुत कम बार आया है, काफी वर्षों से इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट तो है ही। जो पूछा नहीं गया कोई जरूरी नहीं पूछा ना जाए, हो सकता है कुछ एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल जाए। कौन सा है ऑप्शन इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा हुआ रथी। कविता क्वेश्चन नंबर 2 सी। ओके, चलिए 16 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, इसे क्या कहते थे वो लोग? यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वो लोग इसे किस नाम से जानते थे? सिंधु, इंडस, सिंडन, सिंधु हो गया, इंडन हो गया, हिंडन हो गया, सिंडन। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है दोस्तों? यूनानियों को, यहाँ पे यूनानियों की बात हो रही है। बताइए, किसी को इसके बारे में जानकारी हो? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सी, सिंडन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता को कपास के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से प्राप्त थी, यानी कि, और इसका जो एविडेंस हमको है, उसका एविडेंस हमको मिलता है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से एक सूती कपड़े का अवशेष मिला है, किसी चीज़ में लपेटा हुआ, किसी वस्तु में लपेटा हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपास का जन्म हुआ है, कि उन लोगों को इसके बारे में बेहतर जानकारी होगी। ओके, थैंक यू कविता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 से 17 क्वेश्चन पे आते हैं। लेवल क्या है? लेवल इसलिए बेहतर करना पड़ा कि एलटी और टीजीटी पीजीटी में बहुत हल्के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सामान्य से क्वेश्चन तो पूछे जाते रहते हैं, लेकिन लेवल थोड़ा सा बेहतर रहेगा तो आप छोटे से क्वेश्चन भी आप कवर कर पाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए 17 पे आते हैं। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? पहला मोहनजोदाड़ो से, सेकंड राखेगढ़ी से, थर्ड कालीबंगा, चौथा बनवाली से। ठीक है, बताइए इसका कोई हो, किसी को इसके बारे में जानकारी हो? बताइए, 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट मीन्स ये नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीन्स ये है कि जो क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है, काफ़ी वर्षों से आए हुए हैं लेकिन काफ़ी वर्षों से किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा अधिक फोकस कर लेना है, जो कुछ पिछले कुछ सालों से पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं में से एक था। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, ये किस हड़प्पन स्थल से हमको देखने को मिलता है? बताइए कविता जी, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो। देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे बहुत अधिक समय नहीं देंगे, इसका पहला ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके जो उत्खनन हुआ था, इसका जो हम उत्खनन की बात करते हैं, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखना संभव नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो उत्खनन हुआ था वो राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। तो इसका जो उत्खनन किया था राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। और जो ये स्थल है, इसका जो मोहनजोदाड़ो, दोस्तों इसका जब नाम आप देखते हैं मोहनजोदाड़ो, इसका अर्थ आप जान लीजिए। इसका अर्थ होता है कि मृतकों का शहर या मुर्दों का शहर। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो का अर्थ ये होता है। और ये
पाकिस्तान के जो लड़काना क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान का एक लड़काना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक मोंटगोमरी थोड़ा स्थल है, वहीं पे ये प्राप्त हुआ है ये स्थल। और ये सिंधु नदी के जो दाहिना किनारा है वहाँ से प्राप्त हुआ है ये स्थल। और चूंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो अभी मैंने बताया कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। मोहनजोदड़ो, और यहाँ से मैंने बताया, जब कुछ देर पहले बताया कि सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, एक कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसके साथ आई थिंक, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 9 सेंटीमीटर के लगभग 9 सेंटीमीटर के लगभग उसकी हाइट है। कांसे की मूर्ति है, 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रणाम प्रणाम प्लीज, ठीक। और यहाँ पे एक सेल खड़ी से बने हुए पुरोहित की मूर्ति भी मिलती है। और यहाँ से अन्नागार भी मिलते हैं, अन्नागार मिला हुआ है जो कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रमाण है वो सबसे बड़ा अन्नागार मिलता है। और इसके अलावा स्नानागार मिलता है यहाँ से। और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और जो हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताएं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन खैर यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करना ज़रूरी नहीं है। वो अगर नेक्स्ट लेक्चर इसी के रिगार्ड लेता हूँ, वहाँ पे एक अलग से बता दूंगा इसमें से क्या क्या मिला है। जो बेसिक बता रहा हूँ वो जो आए हुए हैं। प्रदीप आयुष जी, ये LT, TGT, PGT और सिविल सर्विसेज में जो इतिहास का पोर्शन है, आप इसको उसी के थ्रू कवर कर सकते हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम है वनडे में भी ये काम करते हैं। हालांकि वनडे में इतना टफ लेवल नहीं होता है, टफ है या नहीं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहे, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा मोहनजोदाड़ो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 18 क्वेश्चन पे, ठीक। 18वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का प्रमाण मिल रहा है। मिट्टी का रथ, ध्यान रखिएगा, किसका रथ की बात हो रही है, मिट्टी के रथ की बात हो रही है। अधोलिखित में से किस पुरा स्थल से मिट्टी के रथ का प्रमाण मिला है, मिट्टी के रथ का नमूना मिला है। ऑप्शन इसका आता है, पहला आता है ये कालीबंगा, सेकंड ऑप्शन आता है राखीगढ़ी, थर्ड ऑप्शन आता है मोहनजोदाड़ो, फोर्थ ऑप्शन आता है धोलावीरा। प्रदीप आयुष जी, जैसे कि मैंने बताया है कि हम लोग मेरे अलावा यहाँ पे केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं। और क्वेश्चन नंबर ए, अच्छा, ये 18 क्वेश्चन का कविता जी बता रही हैं ए ऑप्शन है, ठीक। ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी मोहनजोदाड़ो और थर्ड हाँ हाँ प्रदीप जी, आप जुड़ सकते हैं। GIC प्रवक्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, TGT PGT है, इतिहास के रिगार्डिंग आप क्लासेस ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कंटेंट जो है बहुत बेहतर लाने की कोशिश करूँगा, इससे भी और बेहतर हो सका तो वो भी करूँगा। क्वेश्चन ऐसे उठाऊँगा जो जिसका लेवल थोड़ा सा अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो लगभग सभी जान ही रहे होंगे। जो पढ़ रहे हैं TGT PGT, तो बेसिक क्वेश्चन सब लोग जान ही रहे होंगे। तो कुछ जो हटके क्वेश्चन है उनको ज़्यादा इसमें इंक्लूड करूँगा ताकि आप लोग उसको बेहतर परिणाम आप लोग एग्ज़ाम में पा सकें। हालांकि अभी एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, PGT का जो एग्ज़ाम 15-16 को होने वाला, वो किन्हीं कारणों बस हटा दिया गया है और तो नेक्स्ट डेट तक हम लोग को फिर से वेट करना पड़ेगा। खैर चलिए, 18वां क्वेश्चन क्या है ऑप्शन इसका, कोई बता सकता है? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है बी, राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी भी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, राखीगढ़ी भी एक हरियाणा में पड़ता, हरियाणा में ये स्थान है। प्रणाम प्रणाम पांडे जी, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता हुआ एक स्थान है, जिंद हरियाणा के जिंद क्षेत्र में राखीगढ़ी पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ, मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ। इसके अलावा यहाँ से एक कंकाल प्राप्त हुआ है, मानव का पूरा एक सुरक्षित अवस्था में कंकाल भी प्राप्त हुआ है। और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, भारत का
भारतीय महाद्वीप का नहीं, भारत का, जो भारत में अभी तक जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल मिले हैं उनसे जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। उसके बाद इस भारत के अंदर धोलावीरा का नंबर आता है। उससे पहले हम लोग, हाँ हाँ, प्रदीप आयुष जी, तांबेकरा दामाबाद से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, राखी गढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। देखो कोशिश में करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो मैं और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कंटेंट और बेहतर दे पाऊँ। और मेरी यही कोशिश है, चूँकि खैर चलिए आगे आगे की बात, समय बर्बाद होगा। 19वां क्वेश्चन है, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? बिल्कुल अभी अभी मैंने डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है कालीबंगा। फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है कालीबंगा, थर्ड ऑप्शन है रोपड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है पिराक। मिसप्रिंट हुआ है। बताइए दोस्तों, समाधि एच का संबंध तो यह है जो इसके बारे में जानकारी हो, जिसको इसके बारे में कि समाधि एच का संबंध किस हड़प्पा संस्कृति, किस हड़प्पा स्थल से है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल से है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको, शायद 1-2-3 स्लाइड पहले ही मैंने बताया है। चलो कोई नहीं दोस्तों, इसका पहला हड़प्पा, ठीक। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया, इसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हालांकि जब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ऑप्शन इसका यही सही है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। रोपड़ के बारे में अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन आया था कि जब हमने फ्रीडम प्राप्त की थी, हमारे फ्रीडम मिलने के बाद जो जो पहला सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उत्खनन हुआ था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों, आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल कहाँ पड़ता है? पंजाब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण हमको, हड़प्पा स्थल के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण हमको प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ए कालीबंगा, सेकंड ऑप्शन है बी राखीगढ़ी, थर्ड ऑप्शन है सुट कांगेडोर और फोर्थ ऑप्शन है वनवाली। ठीक है, बताइए दोस्तों। हाँ, लगभग टाइमिंग 10 से 12 के बीच में ही रहेगी। हो सकता है कभी 10-15 मिनट फ्लक्चुएट हो जाए, अदरवाइज 10 से 12 के बीच में चंद्रेश पांडे जी यही टाइमिंग रहेगी। और जो क्वेश्चनों का जो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब भी करना पड़ रहा है, तो इतना अधिक समय लग रहा है। कविता जी, इसका 20 का ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्या होता है, काफ़ी जब हम लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी में हमको लगता है ये आता है। इनफैक्ट वो आता होता है आपको, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसके जो रिजल्ट होंगे बेहतर आपको मिलेंगे। 20वां, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए, ठीक, कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 21st क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए ढील वाला बैल क्या था? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली उससे उनपे सबसे अधिक ढील वाले बैल का ढील वाले बैल और एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी मीन्स मतलब इसका एक सिंग है, बैल बहुत अधिक उकेरा गया है। तो उसका महत्व तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के लिए उस जानवर का, उस पशु का महत्व क्या था, तो वो पूछा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला
बैल था, देसी पशु था, विदेशी पशु था, थर्ड ऑप्शन है पवित्र पशु था, और फोर्थ ऑप्शन है बलि पशु था। बलि पशु में जिसकी बलि। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी, पवित्र पशु। ये प्रदीप आयुष जी ने सही बताया है, पवित्र पशु। बहुत बेहतर। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। अक्सर पूछा जाता रहता है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आई होप आप लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी। तो पहला क्या दिया हुआ, गार्डन। सेकंड क्या दिया हुआ, ऑरेल स्टाइन। थर्ड क्या दिया गया, डेलस। और चौथा दिया बेन मिश्रा। और इसके बिल्कुल समकक्ष दिया हुआ विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक घटनाक्रम और भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन। तो जैसा कि हम लोग जो गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर और पिगट महोदय थे, वो जो है गार्डन चाइल्ड, पिगट महोदय और मार्टिन व्हीलर, इन दोनों का कहीं भी नाम आता है तो इनका जो तर्क था कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में विदेशी आक्रमण या फिर आर्यों के आक्रमण का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक, तो पहले का तो पहला हो गया। दूसरा है ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन का मत था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। ये सी। थर्ड ऑप्शन है डेलस। डेलस का मतलब था भौगोलिक जो घटनाक्रम था, भौगोलिक जो चेंजेस आए थे, इसका ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन है, यानी कि इसका होगा चारों, इसका ऑप्शन हो, इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा बी, ओ सॉरी डी। ठीक। और इसके अलावा जो कुछ और जो थोड़ा सा यूनिक टाइप के, यूनिक टाइप के कुछ जिन्होंने एक जो एजम्पशन दिए थे, यूनिक एजम्पशन दिए थे, उसमें से एक रूसी इतिहासकार थे एम दिमित्रियेव। एम दिमित्रियेव का ये कहना था कि एक आकाशीय बिजली गिरने की वजह से, सविता जी डी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ है। इसके अलावा एक अमेरिकन इतिहासकार थे युवा कैनेडी, उनका कहना था कि जो मलेरिया महामारी की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया था। दोस्तों ये कुछ एजम्पशंस हैं जो इतिहासकारों ने अपने अपने जो रिसर्च है उसके अनुसार दिए हैं, लेकिन अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो उचित कारण है वो हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ये सभी इतिहासकारों ने अपने अपने जो रिसर्च थे, जो फाइंडिंग्स थी, उसके आधार पर इन्होंने बताया है। लेकिन किसी एक कारण की वजह से इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता का विनाश होना संभव नहीं है। ये भी आप तर्क के आधार पे आप सोचें कि इतनी विशाल सभ्यता, उस समय के वर्ल्ड की सबसे विशाल सभ्यता में इसकी गिनती होती थी, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक साथ एक जैसी संभावनाएं हो सकता है कि ये सारी संभावनाएं इंक्लूड हों, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शहरों का विनाश अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार हुआ हो। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पशु 23 निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। मोहनजोदाड़ो से अखिलेश जी कोशिश करेंगे इसको और बेहतर कलर, अगर कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कलर को कुछ चेंज करके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसको कुछ चेंज किया जा सके अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा। बताइए दोस्तों। पीयूष जी, प्रदीप जी कह रहे हैं बी, चंद्रेश पांडे जी कह रहे हैं बी, सही है बिल्कुल। व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और जो व्यग्र हाथी है वो दाहिनी तरफ है, और जो गैंडा भैंसा है वो बाईं तरफ है, और जो नीचे है दो, जो जिसके ऊपर सिंहासन के ऊपर बैठे हैं उसके नीचे दो हिरणों को आकृति उकेरी गई है। ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
अक्सर पूछा जाता रहता है, और ये क्रम भी पूछा जाता रहता है। कभी कभी ये जो क्रम दिया हुआ है ये पूछ लेते हैं कि इसकी दाहिनी तरफ कौन है और बाईं तरफ कौन है। ठीक है, ये दोनों दाईं तरफ है, दाएं और बाईं तरफ। ठीक है दोस्तों, राइटिंग का इशू है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, बहुत अधिक बेहतर नहीं है मेरी राइटिंग। हाँ चलिए देखते हैं 24वें नंबर पे, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हडप्पा की मोहरों में प्राप्त नहीं होता है। जिनका अंकन हडप्पा की मोहरों में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन है वृष, सेकंड ऑप्शन है गज, थर्ड ऑप्शन है व्याघ्र, चौथा ऑप्शन है गाय। बताइए दोस्तों, 100% ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। चंद्रेश पांडे जी का कहना है डी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, गाय का इसमें अंकन नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित किस हड़प्पाई स्थलों में से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण प्राप्त हुए। अग्नि वेदिकाएं, जैसा कि हवन कुंड मैंने बताया था कि कालीबंगा के बारे में चर्चा की थी, तो मैंने आपको बताया था। पहला इसका ऑप्शन है ए अमरी, सेकंड ऑप्शन है बनवाली, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा, फोर्थ ऑप्शन है डी रंगपुर। और क्या है, पहला ऑप्शन ए और बी, सेकंड ऑप्शन बी और सी और डी, थर्ड ऑप्शन है ए बी सी, और फोर्थ ऑप्शन है डी बी सी और डी। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। बताइए दोस्तों। चलिए, कालीबंगा तो एक कंफर्म है, पता होगा आपको, अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था। ठीक, और क्या ऑप्शन आ रहा है। ये है बनवाली, नहीं कालीबंगा है, बी सी डी, कालीबंगा, बनवाली और रंगपुर। तो ऑप्शन है बी सी और डी। 25वां क्वेश्चन है, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं। इसके अलावा लोथल से भी अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। चलिए दोस्तों, 27वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। पहला ऑप्शन है पक्की ईंटें, सेकंड ऑप्शन है दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है घोड़िया छत, और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। बताइए दोस्तों, उम्मीद है इसका आंसर आपको पता होगा। बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना है, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत इसमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रदीप इसी बता रहे हैं इसका ऑप्शन डी। ठीक है, इसका ऑप्शन डी परफेक्ट, प्रदीप आयुष जी का आंसर बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन डी है। चलिए, 27, एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बता चुका हूँ पहले। 27 नंबर पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो से, सेकंड ऑप्शन है हड़प्पा से, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा से, और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा लोथल। बताइए क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं।
27 का सी। क्रिस कह रहे हैं 27 का सी, प्रदीप आयुष कह रहे हैं 27 का सी, चंद्रेश जी कह रहे हैं सी। चलिए आप लोगों का ऑप्शन आप लोगों ने जो बताया है बिल्कुल सही है, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुटे हुए खेत के। चलिए तो सेम क्वेश्चन आ गया, इसका ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर पे। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। गेहूं चावल, गेहूं और जौ, चावल और जौ। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, ए, बी और सी और डी में से कौन सा। हाँ प्रदीप आयुष जी, अलंकृत ईंटें जो टाइल्स हैं, जो आजकल के दौर में हम लोग टाइल्स नाम से जानते हैं, तो उनके प्रमाण हमको कालीबंगा से मिलते हैं। और एकमात्र कालीबंगा ही ऐसा स्थल है जहाँ से इस प्रकार के प्रमाण हमको उपलब्ध हैं। इसके अलावा काठ की जो नाली, काठ की मतलब काठ की नाली बनी हुई है और नालियों को उकेर के बनाया गया हुआ है, उसका भी जो प्रमाण है हमको कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। 29 का बताइए। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, गेहूं और जौ। जैसे कि मैंने बताया, चावल के भी वहाँ पे अवशेष मिले हैं, जैसे लोथल से मिला है, रंगपुर से मिले हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि उसका प्रोडक्शन वहाँ पे एग्रीकल्चर के रूप में उसका प्रोडक्शन होता भी था या नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 क्वेश्चन पे, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। दोस्तों इसका जो मैंने जब स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था, इसकी जो कुछ समरी मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो सबसे अधिक स्थल हैं वो हमारे गुजरात प्रांत में मिले हैं, भारत के गुजरात में मिले हैं सबसे अधिक स्थल। और जो स्थल हैं उन नदियों और किस नदी के किनारे उन स्थलों का संकेंद्रण सबसे अधिक पाया जाता है। तो 30 का इट्स सी। क्रिस बिल्कुल सही है, 30 का सी बिल्कुल सही है। प्रदीप आयुषी बिल्कुल सही, नो डाउट बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। सबसे अधिक संकेंद्रण अगर घग्गर यहाँ पे नहीं दिखता, अगर तुम्हारा सरस्वती दिया हुआ होता है तो सरस्वती पे भी आप लोग क्लिक क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे घग्गर या घग्गर, यहाँ घग्गर के साथ अगर हाकरा भी लिखा होता है यहाँ पे, घग्गर हाकरा नदियों पे सबसे अधिक इसका संकेंद्रण हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको प्राचीन काल में सरस्वती नदी का मार्ग था ये उस समय। ठीक है, सरस्वती नदी मार्ग था जिसको आज की तारीख में हम लोग घग्गर हाकरा के नाम से जानते हैं। हाँ कविता जी, हिंडन आलमगीर और मेरठ। बेहतर है दोस्तों, 30 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है, बाकी कुछ पार्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका लेवल भी अच्छा है और आपको उनको भी देखने में आनंद आएगा। कल भी हमारी 10 बज के कुछ 15 मिनट पे या फिर 10 बजे के आसपास हमारी क्लास होगी। आई होप आपने जो आज की क्लास ली है उसको एंजॉय किया होगा। और इनफैक्ट जितने भी लोग हैं, प्रदीप आयुष जी और चंद्रशेखर जी और कविता जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रिस जी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप हमारी क्लास में आए और रिस्पॉन्ड किया इस तरीके से, क्वेश्चनों का रिस्पॉन्ड किया। और मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा सा और प्रमोट करूँ, थोड़ा सा और बेहतर लाऊँ, कोशिश करूँगा और क्वेश्चन बनाऊँ। जब आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराऊँगा, अगर आप लोग उसमें इंक्लूड होंगे तो आप उसका और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ कविता जी, प्रदीप आयुष जी, मैं स्पीड में अभी आपको 80 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, 50 भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि
बहुत से आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी की, टीजीटी, पीजीटी की काफ़ी कुछ समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जानकारी का लेवल अच्छा होगा। कुछ इसमें ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन में नए-नए आए हुए हैं, तो उनके लिए उस चीज़ को होल्ड करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, उनको लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो हम लोग लेवल इस तरीके का लेके स्टैंडर्ड और लेवल इस तरीके का लेके चल रहे हैं ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो, जो नए बच्चे हैं उनको भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दोनों को ही समान रूप से बेनिफिट मिले, कोई स्पेशलाइज़ेशन ना हो। ठीक? और उम्मीद करता हूँ आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया है। आप लोगों ने बहुत बेहतर किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी बहुत बेहतर करते रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल था जैसा कि आप लोगों ने देखा है, कुछ बच्चों ने कहा भी कि लेवल अच्छा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने कि इस चीज़ को समझा है कि लेवल बहुत अच्छा है। खैर दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं। अगली मुलाकात हमसे आप लोगों की हमसे कल फिर होगी, और उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे उपलब्ध रहे हैं, कल भी आप लोग आएँगे और अपने साथ जो और लोग हैं जो इस तरीके की प्रिपरेशन में हैं। इनफैक्ट ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ़ आपको एलटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी में आपको हेल्प करेगा। ये आपको हर एग्ज़ाम में, इनफैक्ट अगर आप पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। एसएससी दे रहे हैं, खैर एसएससी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो क्वेश्चन का लेवल ही कुछ और हो गया है। कब क्या पूछ लें कुछ पता नहीं है। तो उसका तो स्टैंडर्ड ही एकदम मतलब वो पार है, स्टैंडर्ड से भी आगे निकल गया है। तो खैर दोस्तों, आज की मुलाकात यहीं तक। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय, इसी प्लेटफ़ॉर्म पे। आप लोग कल फिर उपलब्ध होइएगा, और तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत फिर से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इतना मुझे सहयोग दिया। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। और हमारी संस्था से जुड़िए, एल1 क्लासेस हमारा संस्था का नाम है, और जल्दी ही अगर आप लोग जुड़ेंगे तो बेहतर होगा मेरे लिए भी, और आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।